सोचे, गोकुल जब पहली बार अपने गांव से शहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और बस लोग ही लोग। उसने अपनी दीदी से बस इतना ही कहा, दीदी, नगर में इतनी भीड़, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ था। हाँ, यही है वो बड़ा सवाल। इतनी सारी गाड़ियां, इतनी सारी गलियां, पानी की सप्लाई, बिजली, साफ सफाई, आखिर इस पूरे के पूरे सिस्टम को कौन संभालता है? कौन है वो जो ये पक्का करता है कि शहर की धड़कन चलती रहे? तो चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम सब मिलकर समझेंगे कि भारत में शहरी शासन की व्यवस्था आखिर है क्या? मतलब हमारे शहर असल में काम करते कैसे हैं? इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए चलिए वापस गोकुल के पास चलते हैं। जब उसने शहर को अपनी नजरों से देखा तो उसे सिर्फ चमक दमक ही नहीं दिखी, बल्कि वो चुनौतियां भी साफ साफ नजर आईं जो शहरी जीवन का एक हिस्सा हैं। अरे, रिक्शे में बैठते ही गोकुल को एहसास हुआ कि यहाँ तो पैदल चलना भी एक बहुत बड़ा काम है। हर तरफ साइकिल, स्कूटर, कारों की भरमार थी। सड़कें कई जगह से टूटी फूटी थीं और सरकारी नलों पर पानी के लिए तो लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। ये सब देखकर उसके मन में वही सवाल और भी गहरा हो गया कि भाई, इन सब समस्याओं को हल कौन करता है? तो जब शहर में ये सारी समस्याएं रोज की बातें हैं, तो इनकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या कोई एक संस्था है जो इन सभी कामों के लिए जवाबदेह है? अच्छा, इसका जवाब ना काफी हद तक हमारे गांवों की व्यवस्था में ही छुपा है। जैसे गांवों की देखभाल के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती है, ठीक उसी तरह शहरों के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है। इसे हम मोटे तौर पर नगर पंचायत कहते हैं, और ये भी 3 स्तरों पर काम करती है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शहरों की भी अपनी पंचायतें होती हैं, लेकिन शहर का आकार और उसकी आबादी कितनी है, यही तय करता है कि वहाँ किस स्तर की नगर पालिका काम करेगी। सबसे छोटे स्तर पर आती है नगर पंचायत। ये उन कस्बों के लिए होती है जो कह सकते हैं गांव से शहर बनने की राह पर हैं। जैसे मान लीजिए खैरागढ़, जो पहले एक गांव था, लेकिन जब उसकी आबादी 10,000 के पार हुई तो उसे नगर पंचायत का दर्जा मिल गया। ये शहरी सरकार का पहला पायदान है। चलिए, अब इन तीनों स्तरों को आबादी के हिसाब से देखते हैं। जहां आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच होती है, वहां नगर पंचायत काम करती है। जब आबादी 1 लाख से 5 लाख तक पहुंच जाती है तो उसे नगर पालिका परिषद संभालती है। और जब आबादी 5 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, तब बनता है नगर निगम। जी हाँ, भारत के सभी बड़े महानगर जहां गोकुल जैसी भीड़ होती है, उनका शासन नगर निगम ही चलाता है। ये शहरी शासन का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत ढांचा होता है। ठीक है, ये संस्थाएं तो बन गईं, लेकिन सोचिए, अगर ये अपना काम ठीक से ना करें तो यहीं पर नागरिकों की भूमिका और उनके अधिकार सबसे अहम हो जाते हैं। चलिए इसे एक असल कहानी से समझते हैं। मीरा के मोहल्ले में गंगा ताई रहती थीं, जहां पानी की भारी किल्लत थी। तो उन्होंने क्या किया? वो चुपचाप नहीं बैठी। सबसे पहले उन्होंने आसपास के कई मोहल्लों के लोगों को इकट्ठा किया, फिर एक अर्जी तैयार की जिस पर 500 लोगों के दस्तखत थे, और फिर वो सब मिलकर सीधे नगर पालिका अध्यक्ष के पास पहुंच गए। ये दिखाता है कि नागरिक अगर चाहें तो अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और अगर शिकायतें बहुत ज्यादा गंभीर हों, जैसे कि काम में लापरवाही या फिर पैसों का गलत इस्तेमाल, तो नागरिकों के पास एक और बहुत बड़ा अधिकार है। राज्य सरकार ऐसी शिकायतों की जांच करती है, और अगर वो सही पाई जाती हैं तो उस नगर पालिका को भंग भी किया जा सकता है। मतलब जवाबदेही तो तय की जा सकती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि इन नगर पालिकाओं में लोग आते कहाँ से हैं। इनके पीछे एक पूरी कानूनी और चुनावी प्रक्रिया होती है। ये पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। हर नगरपालिका का कार्यकाल 5 साल का होता है। 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट डाल सकता है और 21 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। शहर को छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक सदस्य यानी पार्षद चुना जाता है, जो इस इलाके की समस्याओं की आवाज बनता है। और एक बहुत जरूरी बात, कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। अच्छा, यहाँ एक और महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। हर नगरपालिका में 2 तरह के प्रमुख होते हैं। एक होता है चुना हुआ नेता,
महापौर या अध्यक्ष ये जनता के प्रतिनिधि और संस्था के पॉलिटिकल हेड होते हैं। और दूसरा होता है एक नियुक्त अधिकारी, कमिश्नर या सीईओ, जिसे सरकार नियुक्त करती है। इनका काम होता है रोजमर्रा के काम और योजनाओं को लागू करवाना। चलिए, अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। सड़कें बनाना, पानी पहुंचाना, कचरा उठाना, इन सब कामों के लिए नगर पालिका के पास पैसा आता कहाँ से है? पहले देखते हैं कि ये काम क्या-क्या हैं। वो टूटी सड़कें जो गोकुल ने देखी, उन्हें बनाना, पानी की वो लाइनें खत्म करने के लिए सप्लाई सुनिश्चित करना, सड़कों पर लाइटें लगवाना, शहर की साफ सफाई, टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम और हाँ, पार्क या स्कूल बनवाना। ये सब नगर पालिका की जिम्मेदारियां हैं जो सीधे हमारे रोज के जीवन पर असर डालती हैं। इन सभी कामों के लिए पैसा हम नागरिकों से ही आता है, टैक्स के रूप में। प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और बिजली पर टैक्स, दुकानों और व्यापार पर लगने वाला टैक्स और यहाँ तक के एंटरटेनमेंट टैक्स भी। इसके अलावा राज्य सरकार से भी मदद मिलती है। इन्हीं पैसों से शहर की सुविधाएं चलती हैं और विकास के काम होते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि शहर को चलाने का सिस्टम क्या है, लेकिन अंत में एक सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है। क्या सभी मोहल्लों में एक जैसी सुविधाएं मिलती हैं? क्या हर गली में उतनी ही बार सफाई होती है जितनी होनी चाहिए? अगर नहीं, तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि उस इलाके के लोग गंगाताई की तरह कितने जागरूक हैं या उनका चुना हुआ प्रतिनिधि कितनी मजबूती से उनकी बात आगे रखता है। इस सिस्टम को समझना ही इसे बेहतर बनाने का पहला कदम है।